तो क्या धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन होता देख रहे हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 का जो SC/ST एक्ट के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस दौरान जो एक बड़ा आंदोलन हमने सड़कों पर देखा था, दलित समाज, बहुजन समाज सड़कों पर था, क्या उस तरह का 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन होते हुए दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आज नहीं आंदोलन बना, कल नहीं बना, तो फिर भी ये बनेगा, ये जान लीजिए। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। इस वक्त देश के दलित और आदिवासियों के आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई और उस खबर आने के बाद एक हलचल मच गई है। कई ये लोग दावा कर रहे हैं कि क्या दलितों को, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारा जो किया गया है उससे आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ने का कदम बढ़ा दिया गया है। कई लोग SC/ST में जो क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दे रहे हैं, क्या उससे बहुत सारी दलित और आदिवासी जातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए हम इस विषय पर बात करने के लिए आज आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर समझा दूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बेंच ने फैसला दिया है, 6-1 से फैसला दिया है, जिसमें यह मांग की गई थी कि क्या जो राज्य सरकारें हैं उनको ये अधिकार है कि वो SC और ST की लिस्ट में जो आरक्षण मिल रहा है, SC/ST को जो आरक्षण मिलता है उसमें वो बंटवारा कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, यानी कुछ जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सके और कुछ जातियों को कम आरक्षण दे सके। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 6-1 के मत से उन्होंने इसको जजमेंट को पास कर दिया और कह दिया कि हाँ, राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो चाहें तो कुछ जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकती हैं और कुछ जातियों को कम आरक्षण दे सकती हैं। इसको उपवर्गीकरण कहा जा रहा है कि आरक्षण में बंटवारा, अगर आसान भाषा में आप इसको समझें तो समझ लीजिए कि आरक्षण में बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ आरक्षण का बंटवारा है या फिर SC और ST के बीच में भी बंटवारा कर दिया गया है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ रामू हैं, जो कि जाने माने विचारक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं और कल जब ये फैसला है उसके बाद से ही लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, ये जब फैसला कल सुप्रीम कोर्ट से तो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, हम लोग सुन रहे थे, जजों ने जो जिस तरह की बातें की हैं वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है सुमित कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक फैसला है। SC/ST का आरक्षण और OBC का आरक्षण अन्य आरक्षणों में एकदम बुनियादी किसी का अंतर है जी। SC/ST आरक्षण को संवैधानिक गारंटी दी गई है। इसमें केवल राज्य सरकारों की बात नहीं है, केंद्र सरकार का कैबिनेट भी, यानी केंद्र सरकार भी न तो SC/ST के में किसी को जोड़ सकती है, न किसी को घटा सकती है, न इसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। पहले यही था और ये शक्ति जो निहित थी वो राष्ट्रपति में निहित थी, 341(1), 341(2). लेकिन मैं रोकना चाहूँगा, इस फैसले में SC और ST की लिस्ट में किसी जाति को घटाने या बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ है। इसमें यह है कि जो ऑलरेडी शामिल जो जातियां हैं उनको आरक्षण ज़्यादा या कम दिया जाएगा। थियोरेटिकल बात है कि ये भी जो सवाल है कि जैसे मान लीजिए जो सबसे फिलोसफिकल बात की गई है कि वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये 2 ग्रुप बनाए थे तो इसको होमोजीनियस ग्रुप के रूप में रखा था और होमोजीनियस ग्रुप की जो पहचान थी कम से कम SC के संदर्भ में कि जो छुआछूत के शिकार हैं। उन्होंने, आप जानते होंगे, शायद बरो कमेटी के सामने 13-14 जो पॉइंट रखे थे, कुछ ज़्यादा कम है, जिसमें उन्होंने एक लक्षण बताया था कि जो ये इस पर वो है वो SC में आता है। यानी यह एक होमोजीनियस समूह के रूप में इसको उन्होंने रखा था। हाँ जी, 1932 में जब शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बना तब भी 9 पॉइंट्स थे जिनके आधार पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को तय किया गया था और ज़रूरी बात यह कि उसमें गरीबी कोई आधार नहीं था। गरीबी कोई आधार नहीं था। और एक चीज़ थोड़ा अपने दर्शकों की क्लियरिटी के लिए कि फिलहाल व्यवहारिक तौर पर ST वाले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ST में वर्गीकरण का कोई राइट नहीं दिया गया है। ये जो प्रैक्टिकली आदेश आया वो केवल SC के लिए है, ST के लिए नहीं किया गया है।
उसका एसटी पर थियोरेटिकल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उसी के तहत वो भी सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित मैंने उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी एससी के संदर्भ में। लेकिन राज्य अपनी राजनीति के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से उसमें उसका इस्तेमाल कर मैंने सकते हाँ हैं, कर इसकी सकते हैं। संभावना जो है। ही वो एससी के लिए लागू होंगे तो एसटी के लिए लागू करेंगे, और जब वो कोर्टों में जाएगा तो चूंकि ये उसी पैमाने पर वो भी है तो वो भी संवैधानिक ठहरा दिया जाएगा। प्रैक्टिकली अभी नहीं है किया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक होमोजीनियस ग्रुप है। अगर इसमें कोई, ये सुप्रीम कोर्ट को राइट ही नहीं है जो उसने किया है, और खुद सुप्रीम कोर्ट की ही बेंचों ने 2005 में, अरे 2004 में 5 जजों की बेंच ने, 2010 में और पंजाब की और हरियाणा की हाई कोर्ट ने, और इसके पहले भी वो कहा है कि इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार संसद को ही है। तो मैं यहाँ सूची में बदलाव, ये हस्तक्षेप है, ये होमोजीनियस नहीं है। आपने फिलोसफिकली बेसिक थियरी है कि होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है या नहीं है ये संसद तय करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता है, कोई राज्य सरकार नहीं तय कर सकती है। अभी हम इस डिबेट में थोड़ी देर के लिए न जाए होमोजीनियस है या नहीं है, थोड़ी देर, लेकिन जो हिस्टोरिकली बहस चल रही है 1861, 62, 63 से होते हुए यहाँ तक ये बहस आते हुए आ रही है, और बाबा साहब ने, साहू जी महाराज ने इसको शुरू किया, फिर उसके बाद बाबा साहब ने इसको आगे बढ़ाया, थियोरेटिकल वो दिया, फिर विभिन्न कमीशन बने संविधान सभा में जो डिबेट, जैसे मान लीजिए कि पूरे संविधान सभा ने इसको होमोजीनियस ग्रुप माना, तो क्या संविधान सभा गलत थी? आप संविधान सभा को चैलेंज कर रहे हैं। संविधान सभा ने जो मामला सेटल कर दिया है, आप उसको चैलेंज करें। उसको चैलेंज और अगर आप संविधान सभा के किसी बात को चैलेंज कर रहे हैं तो एक ही बॉडी है, वो है पीपुल से तय कर सकते हैं, और पीपुल्स का रिप्रेजेंटेशन केवल संसद के पास और संसद के पास में भी अधिकार नहीं है कि वो संविधान सभा को चैलेंज कर सके। संविधान सभा ने जो मामले सेटल कर दिए हैं वो बहुत सैक्रोसैंक्ट माने जाते हैं कि उनको अब नहीं छेड़ा जा सकता। तो आप अगर फिर भी संसद इस पर बहस कर सकती है, इस पर बात कर सकती है, इसके बारे में सोच सकती है। संविधान सभा से भी बड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा हो गया, एक बात। दूसरा, यहाँ एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि एससी एसटी का मामला न केवल सवर्णों से गुणात्मक तरीके से भिन्न है, बल्कि पिछड़ी जातियों से भी गुणात्मक तरीके से भिन्न है। कैसे? जैसे ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, उसको कोई भी राज्य सरकार ओबीसी की सूची में चाहे तो किसी को जोड़ दे, चाहे किसी को घटा दे। ये संसद के डोमेन में नहीं है जी, ये राज्यों के डोमेन, राज्यों के अपनी लिस्ट, ये राष्ट्रपति के डोमेन में नहीं है। दूसरा, 341 एक या 341 बी के साथ ये नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि संविधान सभा में ओबीसी कौन है इसके डिफिनीशन पर संवैधानिक बात नहीं हुई है। मैं सीधी बात में कहूं तो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको कोई संवैधानिक गारंटी प्राप्त नहीं है। भारत सरकार ने कानून बनाया, मंडल कमीशन आया, भारत सरकार ने कानून बनाया, उसके चलते ये आरक्षण मिला हुआ है। और जैसे मान लीजिए कि एससी एसटी है तो आबादी के अनुपात में उसको मिलना है, ये संविधान में है, ये मतलब कि उसको आबादी के अनुपात में मिला है, संवैधानिक गारंटी है। तो अब हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं कि ये संवैधानिक गारंटी एसटी एसटी को ही क्यों प्रदान की गई। यहां बिना डरे एक बात साफ कर लेना चाहिए कि हिस्टोरिकली जो भारत की यात्रा रही है और जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो जमीनी यथार्थ ये है कि एससी के एसटी के बुनियादी हितों के विरोध में इस बात की संभावना बनती है कि न केवल सवर्णों के साथ जो शासक जातियां हैं वो तो ही हैं, जो पटेल हैं, मराठे, तमाम लोग हैं जी, उसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग का एक हिस्सा खड़ा हो सकता है और प्रैक्टिकली वो खड़ा होता रहा है। जैसे गुजरात में बाबा साहब, गुजरात में कुछ दलितों को गांव से हटा दिया जाता है जिस जात के विनाश में उन्होंने जिक्र किया, उसको विस्तार में नहीं जाता, लेकिन उस गांव से दलितों के भगाने की इस कार्रवाई का समर्थन गांधी के साथ पटेल भी करते हैं। यानी एससी एसटी को न केवल सवर्णों से प्रोटेक्ट करना था, मैं यहां साफ शब्दों में कह रहा हूं कि जो रूलिंग कास्ट है बहुत सारी, जो पिछड़ी शास्त्रीय तौर पर मानी जाती है, अन्य पिछड़े वर्ग का जो कृषक समूह है, बहुत सारे डोमिनेंट कास्ट हैं, वो भी एकजुट हो सकते हैं इनके खिलाफ, ये प्रैक्टिकल भी दिखता है। तो ये
सामाजिक तौर पर सबसे कमजोर, शैक्षिक तौर पर सबसे कमजोर जी, रिलीजियस दायरे से पूरी तरह बाहर, और आर्थिक तौर पर सबसे कमजोर, और जनसंख्या में भी लिमिट होने के चलते इसको अगर विशेष संवैधानिक सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, जिसको कोई संसद या कोई सरकार वायलेट न कर पाए, तो इसके हिस्सों की रक्षा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए ST एक्ट बना है, तो ऐसा तो नहीं है पिछड़े पे लागू नहीं होता। जब ST एक्ट बना, जो सबसे बड़ा एक्ट है, मतलब एक बड़ा एक्ट है कानूनी ना, तो उस अगर पिछड़ा भी उत्पीड़न करेगा तो उस पर भी तो लागू होता है, और दलित और सवर्ण पर भी लागू होता है। लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा तो प्रदान नहीं की गई है पिछड़ों को। इसमें एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो ST एक्ट के समय भी क्रिएट किया गया था, कि बहुत बदल गया है दलितों की हालत। एक छोटा सा मध्य वर्ग दिख रहा है ना, तो इसकी हालत बहुत बदल गई है। लेकिन कोर्ट ये कह रहा है सिद्धार्थ जी कि जैसे आपने जजों की अगर बातें सुनी हो जी, तो जज कह रहे हैं कि दलित समाज में चंद जातियां ऐसी हैं जो सारा लाभ ले रही हैं आरक्षण का, सबसे ज्यादा मलाई वो जातियां खा रही हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि चमारों ने, जाटवों ने सारा SC का आरक्षण खा लिया, मीणाओं ने सारा जो है वो ST का आरक्षण खा लिया, यादवों ने सारा OBC का आरक्षण खा लिया। ये एक तरीके की गली चौराहे की जो नुक्कड़ बहस थी, वही कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। उस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, वो बातें बोली जा रही थी वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि चंद जातियों को ज्यादा फायदा हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जिन जातियों को फायदा नहीं मिला है उनको फायदा दिया जाए ना। जी, पहली बात तो ये ना कि आरक्षण पर जितना राइटिंग, सबसे एक बेहतरीन शुरुआती राइटिंग साहू जी ने की थी, जो चिट्ठी लिखी थी। बाबा साहब ने जितनी राइटिंग की है, संविधान सभा में जितनी बहस हुई है जी, उसमें ST के आरक्षण देते समय एक छोटा एलिमेंट भी ये नहीं है कि किसी यह समूह आरक्षण प्राप्त करके आर्थिक तौर पर समृद्ध हो जाएगा। पूरे समूह के बारे में भी नहीं है, या उसमें कोई जाति समृद्ध हो जाएगा। ये जो ST को आरक्षण दिया गया है, उसमें किसी पूरे सामाजिक समूह की आर्थिक समृद्धि का कोई मामला नहीं है, और न तो किसी जात की समृद्धि का। जबकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी है, उसमें भी कोई गरीबी के आधार पे वो नहीं बनी है। तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया गया है क्या? ऐसा लग रहा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में वो मुहावरा इस्तेमाल ही हो रहा है कि ST के आरक्षण में गरीबी अमीरी का एलिमेंट की एक रत्ती भर भी कोई भूमिका नहीं है। इसको जो ये लेफ्ट भी इस देश का कहता रहा कि गरीब से होना चाहिए, लिबरल कहते गरीब अमीर पर आ गया। फिर इसमें सबसे खराब हुआ जब OBC वाला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी 2 साल लटकाते हुए उसमें क्रीमी लागू कर दिया, यानी अरे धनी और गरीब का। तो ये धीरे धीरे परिभाषा डाइल्यूट की गई जी। यहाँ आप हमको 2 मिनट दें तो मैं ये परिभाषित कर दूं कि SC का जो है, SC का हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम SC पर बात कर रहे हैं, फिलहाल ST दोनों हैं। इसके आरक्षण की केवल एक कारण था कि हिस्टोरिकली देश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल डिसीजन जो लोग लेते रहे हैं वो सवर्ण जातियों के रहे हैं या रूलिंग कास्ट की जातियों के रहे हैं। कहीं कुर्मी भी जमींदार हो सकते हैं, रहे हैं। पूरा इतिहास बताता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो SC के खिलाफ लिया, ST के खिलाफ लिया। यानी जब ये डिसीजन करने जाते हैं तो ये अपने जाति पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर कभी भी न्यायपूर्ण डिसीजन नहीं लेते। और साहू जी महाराज ने जो चिट्ठी लिखी है कि मैं भी चाहूं कि अगर एक मुकदमा दर्ज कराना किसी सवर्ण के खिलाफ तो मैं नहीं दर्ज करा सकता हूं, क्योंकि जो वकील है वो भी सवर्ण है, जो जज है वो भी सवर्ण है, जो क्लर्क है वो भी सवर्ण है, जहां फाइल जाएगी वो भी सवर्ण है, तो वो मुकदमा रद्द ही होना है जी। तो एक ही कारण के आरक्षण आया था कि इस देश में अब कोई भी निर्णय होगा, कोई भी निर्णय के लेवल पर, सभी पॉलिटिकल निर्णय होगा, चाहे इकोनॉमिक निर्णय होगा, चाहे सोशल निर्णय होगा, स्टेट के लेवल पर कोई भी निर्णय होगा, स्टेट से जुड़ी हुई संस्थाओं में कोई भी निर्णय होगा,
तो उसमें SC/ST का रिप्रेजेंटेटिव जरूरी होगा। अब दूसरी बात, लेकिन निर्णय इंप्लीमेंट होते हैं, तो निर्णय हो सकते हैं, हो सकता है इंप्लीमेंट भी ना हो, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले कोई और लोग होते हैं। तो ये भी उसी समय पाया गया कि निर्णय से लेके इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है तो SC का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ST का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आरक्षण केवल दल SC के प्रतिनिधित्व का मामला था कि उन निर्णय और इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति को हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। अब यहां मैं सबसे पहले पॉलिटिकल आरक्षण पर बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की और सभी ऐसे चिंतकों की स्पष्ट समझ थी कि इस देश में निर्णय का जो सबसे सेंट्रल जगह है बनने वाली है भविष्य में, वो है संसद और विधान सभाएं। साफ शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो इसके पहले सारे सोशल इकोनॉमिक डिसीजन नीचे के लेवल पे तो सभाएं ले रहे हैं, लेकिन ये चले जाएंगे तो सारा पॉलिटिकल निर्णय भी वही लेने लगेंगे और यहां दलितों की स्थिति और ज्यादा नरकी हो जाएगी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जहां सबसे मेजर डिसीजन लिया जाना है वहां SC का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उसी आधार पर सामुदायिक रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल जिसको लोग कहते हैं, उसका सांप्रदायिक कर देते हैं, सामुदायिक रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने डिमांड की, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की और उनको वो मिला। और वो ऐसा प्रतिनिधि जो दलितों को ओर से ही जीता जाए, तो कि सचमुच में वास्तविक प्रतिनिधि वो बन जाए। मैं उस कहानी में नहीं जाता कि पूना पैक्ट ने उस प्रतिनिधित्व की रीढ़ तोड़ दी, क्योंकि जो चुनने वाला कंस्टिट्यूएंस था उसको बदल दिया। तो फिर वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे और उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं कि सारे हमारे लोग चुन के जाते हैं और क्या करते हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। इसका डिटेल में नहीं जा रहे। नहीं, डिटेल में इसलिए देखिए जाना भी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर क्रीमी लेयर लागू होता है, इसमें होता है, तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी जाएगा, फिर ये लोग नेता बन नहीं पाएंगे। तो ये भी सोचना तो पड़ेगा कि उस पर भी हमला हो रहा है। पहला रीढ़ हमारी वहां तोड़ी जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है सिद्धार्थ जी, कि जो विद इन कम्युनिटी जो आपकी सब कम्युनिटीज़ हैं जो पिछड़ गई हैं, ये आप मानेंगे कि पिछड़ी हैं? कुछ कम्युनिटीज़ में अभी आपको पिछड़ापन दिखता भी है, वो लोग नहीं उस तरह से मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और वो खुद भी इस बात को मानते हैं, और ये बात फैलाई भी गई है ना कि अस वर्सेस देम का जो फॉर्मूला है कि खिलाफत कर दी गई है, भड़का दिया एक दूसरे के खिलाफ में, और कहेंगे कि तुम्हारा तो वो खा गए, तुमको क्या मिलता है, तुमको क्या मिलता है। वो कम्युनिटीज़ तो इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अच्छा फैसला है। नो डाउट वो स्वागत करेंगी भी, और जो भी विक्टिमाइज होता है और अपने को कमज़ोर पाता है, तो अगर उसको कुछ मिलने की संभावना होती है तो स्वागत करता है, स्वागत करने में दिक्कत नहीं है। मैं थियरेटिकली कोई समूह ऐसा हुआ है दलितों में जो अनरिप्रेजेंटेड रह गया है, मैं अनरिप्रेजेंटेड ही कह रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का कार्यक्रम नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो उनको आप लेके आएंगे, अगर उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं तो उनको स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी स्टेट की है ना। तो अनरिप्रेजेंटेड अगर वो रह गया है तो उसको रिप्रेजेंटेड मिलना चाहिए। और अगर ये भी लग रहा है कि किसी कारणों से कोई समुदाय तो बहुत ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड रह गया है, जैसे मैं भी प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि यूपी में जिसे हम वाल्मीकि समाज कहते हैं और बिहार में जिसे मुसहर समाज कहते हैं, जो अभी जाति सर्वे आया है, जाति जनगणना में नहीं कह रहा हूँ, उसको कास्ट सर्वे ही कह रहा हूँ जो बिहार में हुआ, वो बताता है कि मुसहर बहुत ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड है तुलना में। हालांकि भूमिहार की तुलना में तो दलित ही बहुत ज्यादा अनरिप्रेजेंटेड, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो 1.5% भूमिहार के 8% रिप्रेजेंटेड हैं और 20% हैं वो 4% नहीं रिप्रेजेंटेड है, वो बात छोड़ दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई अनरिप्रेजेंटेड है तो उसका तरीका ये होता कि संसद कि भाई 70 साल हो गए हैं, एक होमोजीनियस समूह के तौर पर SC ST रहा है, क्या इसमें कुछ समूह अनरिप्रेजेंटेड रह गए हैं?
तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, फिर संसद एक अरे मान लीजिए आयोग बनाती, आयोग से कहा जाता कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए, इसको लिंगर मत कीजिए, और इस रिपोर्ट के आधार पर लगता कि सचमुच में 70 सालों में ऐसा हुआ है कि कुछ उसी तरीके से वो अनरिप्रेजेंटेड हो गए हैं जैसे कभी एससी किसी मामले में थे, तो उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसमें 3 काम कि ओवरऑल जो एससी है उसका रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल कितना हुआ, थियरी में कितना हुआ, और अगर उसकी जनसंख्या बड़ी है तो उसकी अनुपात में उसको मिला कि नहीं मिला, और जितना उसको आरक्षण मिलना। अब आप एक बात कल्पना कीजिए कि अगर हमको 14% था, 15% हमारा है एससी का, और पता चल रहा है कि 70 सालों में केवल हमको 10 मिला, तो 5 हमारा कोई खा गया। तो हमारे ऊपर ये हम इस आरोप से झेल रहे हैं कि 10 में से हम 7 खा गए, उसको वाल्मीकि को 3 मिला। भैया हम जो हमारा 5 तुम खा गए वो भी तो तेरे पास आ जाओ, उसकी भी बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात। तो आप हमारा वो 5 दे दीजिए, हमारी जनसंख्या बढ़े वो भी दे दीजिए, और इसके साथ ही हमारे बीच में लार्जर समूह के तौर पर अगर कोई वंचित है तो हम इसमें बंटवारा भी किया जा सकता है। मैं बंटवारे के कोई थियोरेटिकल विरोध में नहीं, बट देयर शुड बी एम्पिरिकल डेटा ना। हाँ, एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए, और ये काम संसद करेगी। और ये देखिए आप इंटरेस्टिंग आपने बात छेड़ी। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस हुई, सुनवाई हुई, फैसला सुनाया गया, और पूरे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कोई एम्पेरिकल डेटा पेश नहीं किया गया जिससे ये पता चले कि इस जाति के ज़्यादा अफसर बन गए हैं, इस जाति के ज़्यादा कर्मचारी हैं, इस जाति के कम कर्मचारी हैं, कम लोगों को नौकरी मिली है, कम शिक्षा में गए। ऐसा कोई डेटा पेश नहीं हुआ, किसी एक बिना डेटा के फैसला सुनाया गया, बिना किसी एक का भी नहीं हुआ, एक जाति का भी, एक जाति का भी नहीं हुआ। कोई रैंडम सैंपल सर्वे भी लेकर के आ जाओ, आदेश देते हैं जाकर के देख के ये क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि इस तरह परसेप्शन जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि इतने एसडीएम हो गए यादव जाति के, मैं वही कह रहा हूं, नुक्कड़ पे जैसे चाय गपशप होती है, उस तरह की बहस, जिस तरह की फैसला उन्होंने दिया है और जिस तरह की बहस, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई नंबर नहीं, कोई न्यूमेरिकल डेटा हो तो आप हमको बता दीजिए ना कितने हुए। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है सिद्धार्थ जी, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि जिन जातियों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि ये ज्यादा हैं, वो शायद आपको विजिबली थोड़ा दिख रहे हैं, उनकी आबादी भी तो दलित कम्युनिटी में ज्यादा है, उनका नंबर भी तो ज्यादा है ना, तो वो प्रैक्टिकली आपको नंबर के तौर पे दिखेगा ज्यादा। जिसे जाटव शब्द इस्तेमाल नहीं, जाटव जिसे कह रहे हैं वो 55% है, 55%, और चूंकि वो बोलता हुआ कहता हुआ दिखता है। जैसे आपसे यूपी में जाटव की आबादी 12% है, वो अकेले, और जबकि टोटल आबादी 22% के आसपास है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक समुदाय धोबी, नौकरियां उसको अच्छी खासी मिली हैं तुलना में, लेकिन कहीं विजिबल दिखता ही नहीं। यहां तक कि कोई धोबी समुदाय का आदमी भी मंच से बोल रहा होता है ना, वो हर समय अपना रोने लगाए रखता है, तो जो भी बोलता दिखता है वो सब दलित दिखता है, और दलित का मतलब जाटव। That's valid point. तो ये अगर आपको लग रहा है तो आप उसे आंकड़े जुटा करके, और संसद के माध्यम से होना चाहिए, और 341 342 के तहत ये काम होना चाहिए। तो हमारे संवैधानिक गारंटी को आपने इतना लो लेवल पे जाके खड़ा कर दिया। और प्रैक्टिकल क्या होना है, प्रैक्टिकली वो जो चाहते थे, जो इस देश का, मुझे अगर आप इजाजत दें, इस देश के सवर्ण और ब्राह्मणिकल आर्डर को बनाए रखने के वाले लोग जो चाहते थे वो आदेश आते ही हो गया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये गलत है तो हमको कह दिया जाए वाल्मीकि के विरोध में है। कोई कह दे कि वहाँ पर हम अरे महाराष्ट्र में जो हैं जो दलित जाटव चमार कहे जाते हैं हम उनके विरोध में हैं, हम महारों के साथ खड़े हैं, हम वहाँ पासियों के साथ खड़े हैं बिहार में, हम मुसहरों के वहाँ खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होगा इसका, ये जो डिसीजन आया है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जानते क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यही सरकार है, कि महाराष्ट्र की समय सरकार है, तो महाराष्ट्र में सबसे जो डोमिनेंट किस्म की डोमिनेंट कास्ट है, जो राइजिंग कास्ट है, जो फाइटिंग कास्ट है, जो आइडियोलॉजिकली फिलॉसफी मजबूत कास्ट है, वो है महार जी। अब मान लीजिए वहां की सरकार एक अचानक कमेटी बना दे और वो कमेटी रिपोर्ट दे दे, जैसे कमेटियां बनती हैं, रिपोर्टें आती हैं, आप जानते ही हैं, और वो कह दे कि महार ओवर रिप्रेजेंटेड है, और
ये इनको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए अभी फिलहाल के आरक्षण से बाहर किया जाता है। हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। या इनको लिमिट किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल टूल बन सकता है ना, पॉलिटिकल टूल ही बनाने के लिए किया गया है। जैसे हाँ, अब ये उन्होंने कह दिया कि भाई इनको 10 साल के लिए बाहर किया जाता है, और जो हम चमार जी कहते हैं वहां जो है उनको हम दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनमें एक टकराव हो रही है। वोट बैंक के हिसाब से आप भाजपा पर मत जाइए, कोई मुझे अखिलेश या किसी से या सही बात कहते, मान लीजिए कि कल अखिलेश जी की सरकार बन जाए यूपी में, और वो कह दें कि नहीं, जाटव तो वो कह दें कि जाट और वोट नहीं देते हैं, और जो ये कब फिर से अगर मायावती जी खड़ी हो जाएं मजबूती से तो उनके तरफ चले जाएंगे, और पासियों ने हमको वोट दिया है तो हम एक कमेटी बनाएं और जिसमें ये रिजल्ट आए कि जो पासी हैं अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो 10% उनको दे दो। 10% क्या, उसमें तो ये है ना कि 100 नहीं दे सकते, 99 भी दे सकते हैं किसी को, There is no rule, वो कुछ भी कर सकते हैं। कई बात कही गई है कि 100% किसी उपजाति को आप नहीं दे सकते हैं, तो 99 दे दीजिए, और शर्म है तो 60 दे दीजिए। तो दिस कुड बी ए पॉलिटिकल फिर इसका परिणाम क्या होगा कि एक दलित उपजाति, सारी उपजातियां लगातार जो सत्ताधारी पार्टी होंगी उनकी वफादारी उनके प्रति जताने के लिए कंटिन्यू संघर्ष करेंगी, और आपस में टकराव, और रोज रोज का पॉलिटिकल टकराव। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में जो इस देश के सवर्ण वर्चस्व को, रूलिंग कास्ट के वर्चस्व को, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को जो चैलेंज मिल रहा था दलितों की तरफ से, उसको तोड़ देने की योजना है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हजारों बिखरी हुई जातियों को, समूहों को इकट्ठा करके एक आइडेंटिटी बनाई थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, वो हजारों जातियों की एकता खत्म, वो बिखर जाएंगी। वही बात है। और इस मामले में देखिए कोई रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, हम बहुत सारी बातों के लिए स्टालिन को सलाम करते हैं, लेकिन हमको वहाँ दलितों की स्थिति नहीं पता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छी स्थिति ऐसा नहीं है, हमको पता नहीं है। सबसे खराब अरे जो लैंड भूमि बंटवारा हुआ है पंजाब और वहाँ है तमिलनाडु, उनकी हालत अच्छी है, वो दूसरे कारण है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर वहाँ भी जो अभी उनको गठजोड़ करना पड़ा है ना एक दलित पार्टी से, इस चुनाव में भी किए हैं, उसको सीट देना पड़ा है, हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, वो राइजिंग भी कल हो सकती है। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए, ये समूह ही खत्म हो जाए, तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाए, नीतीश के लिए रास्ता साफ, हर किसी के लिए कि दलित राजनीति खत्म हो जाए, यहाँ तक अखिलेश के लिए भी रास्ता साफ, राजनीति के साथ साथ दलित विमर्श भी खत्म हो जाए, क्योंकि जो कम्युनिटीज में जो अपलिफ्टेड लोग दिखते हैं थोड़े बहुत, यही तो मूवमेंट को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये मुश्किल सबके लिए पैदा करते हैं, सवर्णों को तो मतलब जीने नहीं देते, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन पिछड़े के जो नेता हैं, अरे पूजा में गए थे, अरे अंबानी क्या गए थे, अरे ये कौन सा धंधा का, माता प्रसाद पांडे, मतलब कहीं से सवाल आता है तो वो यहां से आता है। जी जी। और एक बात जान लीजिए सुमित, मैं 20 सालों से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आज भी लिखा हूं, इस देश के अंदर अगर कोई अल्टरनेटिव फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, एजेंडा, वर्ल्ड व्यू, चेतना के साथ एकमात्र सामाजिक समूह है जो न्याय के साथ पूरी की पूरी तरह खड़ा होता है, उसका नाम दलित है। और जिस दिन ये खत्म होगा, इस देश में न्याय की लड़ाई और कितनी पीछे चली जाएगी, इसका कल्पना करना बहुत नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये जो आज जो स्थिति दिखती है कि हम थोड़ी बेहतर स्थिति में कोट पहन के यहाँ खड़े होकर अच्छे से बात कर पा रहे हैं, मिशन पे बैक टू सोसाइटी में यकीन रखते हैं, ये तमाम चीज़ें बेमानी हो जाएंगी अगर इस तरह का बंटवारा होता है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे, और इस विषय पे हम इस तरह के डिस्कशंस और चर्चाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो न्यूज़वीक पर आप लगातार देखते रहें। और आपके लिए क्योंकि हम भी समझ बना रहे हैं, हम भी इस मसले को समझ रहे हैं, सेंसिटिव मसला है, कई कम्युनिटीज़ को बहुत इमोशनली देख रही हैं, तो हम अपनी लोगों के भी समझ रहे हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं, और धीरे धीरे इस पर हम भी एक कंसेंसस बना रहे हैं। हालांकि जो दलित राजनीति के जो चेहरे हैं, बहन कुमारी मायावती, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सबकी प्रतिक्रियाएं आई हैं और सबने इसका विरोध किया है, तो सब लोग इसका धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर भी विरोध हो रहा है, समाज से भी विरोध आ रहा है। मैंने सुना है कि चिराग पासवान बल्कि सबसे पहले व्यक्ति हैं, जबकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार में शामिल हैं, उन्होंने कल ही इसको कर दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम इसके खिलाफ हैं, ये गलत है, इसको पलटना चाहिए, उन्होंने कर दिया, बड़ी बात है। तो क्या धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन होता देख रहे हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 का जो SC ST एक्ट के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था,
उस दौरान जो एक बड़ा आंदोलन हमने सड़कों पर देखा था, दलित समाज, बहुजन समाज सड़कों पर था, क्या उस तरह का 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन होते हुए दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है आज नहीं आंदोलन बना, कल नहीं बना, तो फिर भी ये बनेगा। ये जान लीजिए कि जितना फिर एक धक्का ये लगा है ना, भीतर की चोट, जैसे हम एक चोट से भी उबरते हैं, उठते हैं, तब तक दूसरी चोट, तब तक तीसरी चोट। और ये तो एक दलित पहचान और दलित समूह और दलित राजनीति को इतना बड़ा चैलेंज है कि ये एक तरह से नए सिरे से फिर कब उभरेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम इसको डिसमेंटल कर देने का है। और पता नहीं आप इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इस देश के अंदर जो 5 शक्तियाँ बड़ी हैं, सब चाहती हैं कि दलित राजनीति खत्म हो जाए जी। सब, मैं साफ नाम लेके यहाँ कह रहा हूँ, भाजपा भी चाहती है दलित राजनीति खत्म हो जाए, अपनी वैचारिकी के साथ खत्म हो जाए, अपने एजेंडे के साथ खत्म हो जाए। कांग्रेस भी ये चाहती है, जो वामपंथी भी ये चाहते हैं। और ये भी जान लीजिए जो पिछड़े सो-कॉल्ड जिनका वोट बैंक पिछड़े जातियों का है, वो भी ये चाहते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही है जो सबके लिए, वामपंथ के लिए मुश्किल कौन पैदा मुश्किल भी पैदा करता है। वामपंथ के लिए मुश्किल कौन सवाल पूछता है ना, सवाल पूछता है कि आप वामपंथी है तो ये क्या है, आपने क्यों हमारे को रिप्रेजेंटेशन उनके इतिहास पर सवाल पूछता है, उनके वर्तमान पे सवाल पूछता है। सबसे ज्यादा विद्रोह की भावना, सबसे ज्यादा कहीं की सवाल या निशान आते हैं तो वो दलित समाज से आते हैं। और दलित समाज और न्याय के पक्ष में पक्षधरता, न्याय के पक्ष में सबरीमाला में पर महिलाएं जाएंगी, हम आप थोड़ी जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दलित खड़े हो जाते हैं, किसान लड़ाई में वहां खड़े हो जाते हैं, साची मलिक साथ वो खड़े हो जाते हैं, सीए के साथ वो खड़े हो जाते हैं, हर जगह वही खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी के साथ भी अन्याय होता तो वही खड़े हो जाते हैं। और ये अगर स्थिति बनती है तो फिर कैसे खड़े हो पाएंगे, ये सवाल बड़ा हो जाता है। बहुत जरूरी। और मुझे आधे मिनट दिए, मैं व्यक्तिगत तो कहिए तो मैं दलितों को लेके परेशान नहीं हूँ। मैं इस देश में एकमात्र जो प्रतिवाद और प्रतिरोध की आवाज है, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं दलितों को लेकर परेशान नहीं हूं। एकमात्र जो प्रतिरोध और प्रतिवाद और न्याय की आवाज है, उसको खात्मा करने की जो साजिश है, वो मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। तो ये एकमात्र विरोध की, प्रतिरोध की आवाज यानी दलित आवाज को खामोश करने की कोशिश है, ये डॉक्टर सिद्धार्थ रामू का कहना है। ये चर्चा काफ़ी दिलचस्प रही और भी कई तरह के डिस्कशंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि समाज में किसी तरह का टकराव ना हो, बल्कि आपस में मेलजोल के साथ में सहमति बने, एक दूसरे को समझें और अपने विचार हम एक दूसरे को समझा पाएँ, आपस में लड़े ना, क्योंकि वो तो फूट डालो राज करो की नीति अपना ही रहे हैं। ये इसी तरह का डिवाइड एंड रूल का फैसला है, इसलिए ज़रूरी है कि हम आपस में समझें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी एक समझ बनाने में आसानी हो सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट करें। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।